नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की छिंदवाड़ा से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। महामंडलेश्वर अजय रामदास को गिरफ्तार कर लिया गया है। अजय रामदास उर्फ अजय वर्मा की गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने फर्जीवाड़ा केस में उन्हें गिरफ्तार किया है। छिंदवाड़ा कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की गई है। अब आरोपी को छत्तीसगढ़ लेकर पुलिस रवाना हो चुकी है। दरअसल साल 2019 के फर्जीवाड़ा केस में गिरफ्तारी हुई है। पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके के स्टाफ में अजय वर्मा रह चुका है। राज्यपाल ऑफिस के लेटर हेड के जरिए इसने फर्जीवाड़ा किया था। पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके की तरफ से शिकायत की गई थी, जिसके बाद अब ये गिरफ्तारी की गई है। मामला पूरा 2019 का है, जब जो है वहाँ पे यह अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उस समय तत्कालीन जो राज्यपाल अनुसुईया उइके थी और यह जो है किसी भी तरीके से इनके स्टाफ में शामिल हो गया था अजय वर्मा। और कुछ दस्तावेज जो नोट पैड उनके जो थे, लेटर हेड रहते थे, उसमें कुछ पत्र जारी हुए थे जो कि उनके नॉलेज में नहीं थे। और कुछ पदाधिकारियों को भी नोटिस जारी हुए थे कि यह जो है राज्यपाल की तरफ से आए हैं, जबकि ऐसा था नहीं। तो अनुसुईया उइके मैडम द्वारा जो है वहाँ पे जो है शिकायत दर्ज करवाई गई थी। खबर श्योपुर से है, जहां दबंगों ने एक दलित युवक के शव का अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। दरअसल लीलदा गांव निवासी जगदीश यादव बेंगलुरु में प्राइवेट नौकरी करता था। काम के दौरान पैर फिसलकर उसकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को गांव लाया गया। इस दौरान रावत समुदाय के लोगों ने अंतिम संस्कार वाली जगह पर आपत्ति जताई, जिससे दलित समाज के लोग भड़क गए। सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने लगे और इस दौरान रावत समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया। आनन फानन में विजयपुर पुलिस और SDM पुलिस मौके पर पहुंची। दलित समाज के लोगों ने प्रशासन को पूरी जानकारी दी और अंतिम संस्कार के लिए एक अलग से जगह की मांग की। उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से जो जमीन दी गई थी उस पर अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा। तहसीलदार ने पटवारी ने हमको कल बता दी। हम कल 3 दिन 4 दिन आगे जाए बेंगलोर से आई ला तो हमको तो दे गए हमको तो सरकार गैल दे नहीं। हम तो इस पे को पटवारी ने जगह दी और फिर उस रावत लोग हमको रोक रहे हैं, उस जगह को नहीं दे रहे हैं। फिर भी रोक रहे हैं। उनका कोई पट्टा नहीं, कुछ नहीं, वो जगह चाहिए हमको। तो ज़मीन का विवाद था, जिसका सीमांकन करके अब सुलझा लिया जाएगा। अभी दोनों पक्षों को समझाइश दी गई तथा स्वर्गीय जगदीश यादव का अंतिम संस्कार हो चुका है और दोनों पक्षों के बीच शांति व्यवस्था कायम है। बिलासपुर में बुजुर्ग व्यापारी को धमकाने का गंभीर मामला सामने आया। रसूखदार प्रॉपर्टी डीलर अभय बरुआ पर बुजुर्ग व्यापारी को धमकाने का आरोप लग रहा है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। दरअसल इंदू चौक निवासी बुजुर्ग व्यापारी महेश चंद्र अग्रवाल का जयरा भाटा में जमीन है। उनके बगल की जो प्लॉट है प्रॉपर्टी डीलर अभय बरुआ के नाम पर पंजीकृत है। आरोप यह है कि प्रॉपर्टी डीलर बुजुर्ग के घर पहुंचा, बुजुर्ग के स्वामित्व वाले प्लॉट को बेचने और ज़मीन से बेदखल होने के लिए उन्हें धमकाया। बुजुर्ग ने इस दौरान ज़मीन से जुड़े कागजात दिखाए, दस्तावेज दिखाने की मांग की तो प्रॉपर्टी डीलर ने जान से मारने की धमकी दी। बता दें आपको कि प्रॉपर्टी डीलर अभय बरुआ की पत्नी तहसीलदार है और पिता नगर निगम में इंजीनियर है। अभय के खिलाफ पहले भी धमकी, मारपीट जैसे कई मामले दर्ज हो चुके हैं। वो मतलब फ़ोन कर करके बोलता था भाई ये ज़मीन मैं ले लिया हूँ और ज़मीन को है ना आप खाली कर दो। तो बोला भाई ज़मीन तो हमने ले लिया है और हमारे पास पूरा एग्रीमेंट है, सब चीज़ है, मैं अब उसको कब्जा करने वाला हूँ, मैं काम चालू करने वाला हूँ। फिर गाली वाली देने थोड़ा दिया और बोला जान से मार दूँगा। बोले सबको बोले तुम जानते नहीं, बोले मेरे प्रार्थी महेश चंद्र अग्रवाल जो उम्र 73 वर्ष का है, उनका जरहा भाटा इंदू चौक में एक 3000 वर्ग फीट का प्लाट है। उसे अभय बरुआ गलत नियत रखते हुए उसको धमका चमका कर किसी भी तरह से उसको खरीदना चाह रहा है, जिसमें मामला दर्ज किया गया है। अभी विवेचना की जा रही है और भी तथ्य जो सामने आएगी उसमें प्रकरण में सबमिट करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सोने चांदी रुपए पैसे से लेकर कीमती सामान चोरी होने के ढेरों मामले आपने देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने महज 165 रुपए की चोरी का मामला सुना है? क्योंकि अनोखी चोरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई है।
जहां एक चोर ने मुखर्जी वार्ड नंबर 10 स्थित बेकरी की दुकान से 165 रुपए का सामान चुराया है। ये मामला थोड़ा दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि चोर ने बेकरी से रसगुल्ले और गुटखे के पाउच चुरा कर ले गया। रसगुल्ले के डिब्बे की कीमत करीब 125 रुपए थी और चोरी के बाद आरोपी ने दुकानदार से 20-20 रुपए के गुटखे के पाउच भी मांगे। पैसे फोन पे भेजने की बात कही और वहां से निकल गया, लेकिन उसका भी पैसा दुकानदार को नहीं मिला। ऐसे में दुकानदार ने फुटेज खंगाला तो जब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने अब 165 रुपए के इस चोर की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज देकर थाना उपस्थित आई थी। उसकी मिठाई की दुकान थी जिसमें मिठाई की चोरी हुई है। इसमें हमने थाना प्रभारी को ये भी निर्देशित किया है कि जो नए कानून है उसमें 5,000 रुपए तक की चोरी के नीचे इसको असंज्ञेय माना जाता है। तो किन परिस्थितियों में इसमें FIR दर्ज की गई उसकी परीक्षण कर ले और इसकी जांच की जा रही है और इसमें उसके पश्चात जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। भिलाई स्टील प्लांट के DGM PK दास पर भिलाई क्लब में अपनी मनमर्जी चलाने का आरोप है। क्लब के जिस स्विमिंग पूल में बरसों से खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें अब PK दास रोकने पर आतुर है। स्विमिंग कोच और खिलाड़ियों के पेरेंट्स का कहना है कि DGM दास ने बच्चों की प्रैक्टिस और स्विमिंग प्रैक्टिस के दौरान उनसे गाली गलौज की। कोच गोपी सुभाष ने बताया कि कई सालों से बच्चों को स्विमिंग की प्रैक्टिस के लिए भिलाई क्लब में सुबह 5 से 6 बजे का वक्त दिया जाता है, लेकिन इस भरी दोपहरी में क्लब के कोषाध्यक्ष और DGM PK दास ने समय बदल दिया। बच्चों को 4 से 6 बजे प्रैक्टिस का वक्त दिया ताकि बच्चे बीमार हों और खुद ही आना छोड़ दें, लेकिन हद उस वक्त हो गई जब 5 भी नहीं बजे थे और स्विमिंग पूल खाली कराने के लिए उन्हें कहा गया। कोच ने समय बचे होने की बात कही तो DGM ने गालियां दी। इस पूरे मामले में मीडिया के सामने DGM आने से बच रहे हैं। जब हम दोपहर के ऑलमोस्ट 3:30 से हम प्रैक्टिस करते हैं और हमारा एक लिमिटेड टाइम है जिसमें हमको अपनी प्रैक्टिस करके जाना होता है, वो हमारा टाइम स्लॉट हमें मिला हुआ है। इस बीच कुछ मेंबर्स आते हैं एंड हमको बाहर निकलने कहते हैं हमारे टाइम से पहले। मेंबरशिप होने का दावा रख के हमारे बच्चों को पूरे टाइम प्रैक्टिस नहीं करने देते, कंप्लीट टाइम प्रैक्टिस नहीं हो पा रही इनकी और हम इनसे बहस भी नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं जैसे नम्रता से हम इनको स्पेस देते हैं वैसे ये भी हमको हाफ आवर का थोड़ा सा कोऑपरेट करें। खबर सूरजपुर से है, जहां नरेशपुर से शादी के बाद चौथी कार्यक्रम में आए लोगों में बवाल हो गया। दूल्हा दुल्हन पक्ष में जमकर मारपीट हुई। ये मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के नरेशपुर गांव का है। शादी के बाद चौथी का कार्यक्रम चल रहा था। डांस करने को लेकर वर और वधू पक्ष में विवाद हुआ, बात मारपीट तक पहुंच गई। इसके बाद लड़की पक्ष वाले शिकायत के लिए दुल्हन समेत थाने पहुंचे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जिसे नाच रहे थे ना, मैं तो नहीं नाच रहा था, मैं देख रहा था, तो लड़ाई हुआ तो उसी मेरा भतीजा लोग मार रहे थे, तो इस छुड़ाने के चक्कर में मेरे को भी मार दिया। दिनेश देवांगन के साथ मारपीट की जो नमतगिरी गांव का है, तो दिनेश देवांगन और उसके पक्ष के लोग जो है शिकायत करने आए थे। दोनों पक्ष के लोग थाने आए थे शिकायत करने के लिए और उसमें मारपीट का अपराध दर्ज किया गया है। धारा 296 भी, 115(2) और 35 BNS के तहत में, और जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में ईडी ने सोमवार को छापेमार कार्रवाई की। आबकारी विभाग में 71 करोड़ के फर्जी बैंक चालान घोटाले को लेकर ये कार्रवाई की गई है। 2 तस्वीरें आप देखें। पहली तस्वीर इंदौर से है, जहां तुलसी नगर, बसंत विहार कॉलोनी, महालक्ष्मी नगर समेत कई जगहों पर सर्चिंग वाली कार्रवाई हुई। आबकारी अधिकारी, शराब कारोबारी के घर, ऑफिस में दबिश दी गई। दूसरी जो तस्वीर है ये मंदसौर की है। जनता कॉलोनी में ईडी ने छापा मारा। शराब ठेकेदार के भाई के घर 7 सदस्यीय टीम पहुंची, दस्तावेज खंगाले गए। शराब कारोबारी स्वर्गीय अनिल त्रिवेदी के छोटे भाई बंटी त्रिवेदी के घर पर यह एक्शन लिया गया है। पूर्वी बस्तर डिवीजन परतापुर एरिया कमेटी और पश्चिम बस्तर डिवीजन भैरमगढ़ एरिया कमेटी के कुल 24 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सभी पर कुल 28,50,000 रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वाले नक्सली 2 दशकों से बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। वहीं 1 जनवरी 2025 से अब तक 213 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 203 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अलग अलग मुठभेड़ में 90 नक्सली मारे गए। आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने वाले सभी नक्सलियों को 50-50 हज़ार रुपए का चेक भी दिया गया। 1,50,000 रुपए के कुल 14 इनामी माओवादी थे। कुल 24 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है एवं समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। आज इन्हें समर्पण करने पे आज इन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपये की जो राशि प्रोत्साहन स्वरूप बुलाई गई। बीजापुर के कर्रे गुट्टा मुठभेड़ में मारे गए तीनों नक्सलियों की पहचान हो चुकी है। तीनों महिला नक्सली हैं।
तीनों PLG बटालियन नंबर 1 के सदस्य हैं। नाम सुने, होंगी शांति सिंटू के रूप में इनकी पहचान हुई है। तीनों महिला नक्सली पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की है। बैठक का मुख्य फोकस प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति और नक्सल उन्मूलन अभियानों की प्रगति कर रहा। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। सीएम साय ने बीजापुर की कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में पिछले 7 दिनों से नक्सली कार्रवाई की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का उन्मूलन हमारा लक्ष्य है। खबर रायपुर से है, जहां सीएम साय ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में पंचायत मंत्री विजय शर्मा समेत सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे। सीएम साय ने कहा कि पीएम आवास से जुड़े कार्यों की रियल टाइम ट्रैकिंग पर जोर देते हुए किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। साय ने 15वें वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, लखपति दीदी, नियत नेल्लानार, मैतारी सदन, जिला एवं जनपद पंचायत विकास निधि समेत कई योजनाओं के विषय पर बातचीत की है और इसकी समीक्षा की है। छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। उनमें से सबसे बड़ा सुधार है ऑटो म्यूटेशन का, यानी अब रजिस्ट्री होते ही खरीदार संपत्ति की ऋण पुस्तिका उसे मिल जाएगी। 3 मई से प्रदेश में सिस्टम लागू हो जाएगा। नवा रायपुर के मंत्रालय भवन में पंजीयन विभाग के मंत्री OP चौधरी ने प्रदेश के तमाम रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की बैठक ली। इन सभी को पंजीयन में हुए बदलाव की जानकारी दी गई। अब तक रजिस्ट्री के बाद नामांतरण का काम तहसीलदार किया करते थे, लेकिन अब ये अधिकार सब रजिस्ट्रार को ट्रांसफर किया गया, यानी जमीन, मकान, दुकान, इन सभी का नामांतरण पर उन्हीं का साइन रहेगा। मंत्री OP चौधरी कह रहे हैं कि पूरे देश में सिस्टम को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। ये भी कहा कि नए सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे, किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, इस पर सभी को ध्यान देना होगा। हमने चाहे रायपुर हो, दुर्ग हो, बिलासपुर हो, ऐसे शहरों में नीचे बाबू से लेकर टॉप लेवल तक के सारे ऑफिसर्स को भी चेंज किया। पूरे प्रदेश में एक दूसरे जगह रोटेट किया। इस तरह से अनेकों प्रयास के माध्यम से सुशासन पंजीयन विभाग में स्थापित करने का प्रयास हम पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। बस्तर में इंद्रावती नदी के सूखने को लेकर कांग्रेस ने किसानों के साथ चित्रकूट से जगदलपुर तक पदयात्रा निकाली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और बस्तर के कांग्रेस के विधायक इस पदयात्रा में शामिल हुए। किसानों ने आरोप लगाया सरकार की लापरवाही के चलते उनकी फसल को नुकसान हुआ है। कांग्रेस नेता दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के आने पर चित्रकूट जलप्रपात को पानी सप्लाई किया जाता है, लेकिन आम लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। 28 अप्रैल से शुरू इस पदयात्रा में 30 अप्रैल को कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि इंद्रावती नदी के बारे में दीपक बैज जानते क्या है, अगर जानते हैं तो कांग्रेस सरकार में क्यों नहीं बताया। और कम से कम भी 3000 एकड़ में हमारी फसल नुकसान हो चुकी है। अगर ये शासन और प्रशासन 1 महीना पहले हमें पानी दिया होता तो कुछ पैसे जो हमारी फसल है वो बचा सकते थे। सिंचाई मंत्री इसी बस्तर के हैं और मुख्यमंत्री बस्तर आते हैं तो इंद्रावती नदी का पूरा पानी खोल दिया जाता है, लेकिन पानी के लिए कोई चिंता करने वाला नहीं है। हम लोग किसानों के साथ मिलकर निश्चित रूप से आज इंद्रावती को बचाने के लिए आज चित्रकूट जलप्रपात से सब लोग भगवान शंकर भगवान का दर्शन कर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का माल्यार्पण कर हम लोग पैदल निकलेंगे 40 किलोमीटर। इंद्रावती के बारे में जानते क्या हैं, जोरा नाला के बारे में जानते क्या हैं, उड़ीसा के साथ हमारे विवाद क्या हैं, और सिर्फ इसमें नहीं महानदी में भी क्या विवाद हैं, थोड़ा इस बारे में दीपक बैज को अध्ययन करने की जरूरत है। और इसी बीच रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। राजा तालाब के कुंद्रापारा इलाके में कमरे में खून से सनी हुई लाश मिली है। सिर पर चोट के निशान है, हत्या की आशंका जताई जा रही है। घर में अकेले ये मृतक रहता था। नाम उसका रत्नेश सावरकर है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह मामला है। राजा तालाब इलाके में एक लाश मिली है। कमरे में खून से सनी लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सिर पर चोट के निशान हैं, हत्या की आशंका जताई जा रही है और बताया जा रहा है कि मृतक रत्नेश सावरकर
ये घर में अकेले रहता था। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, अभी क्या अपडेट है, बताएं। एक ये रायपुर के राजा तालाब कुंद्रापारा इलाका है और जहाँ पे एक घर में एक 50 वर्षीय अधेड़ जो है, जिनकी पहचान जो है रत्नेश सावरकर के रूप में हुई है, संस्कृति विभाग में संविदा कर्मी के पद पर काम करते थे। और देख सकते हैं कि वही घर है जहाँ पे उनका मकान है। हालांकि किराए पे रहते थे, अकेले रहते थे और यहाँ पे उनके जो परिजन हैं उनको भी पता है उनके जो भाई हैं उनकी यहाँ पे पड़े हुए हैं और खून निकल रहा है। तो वो जब यहाँ पे देखें 108 पर लाया है और वहाँ पे आने के बाद उनको जब 108 आई है तो उन्होंने उसको मौके पे क्राइम ब्रांच, पुलिस के आला अधिकारी, FSL की टीम सब यहाँ पे मौके पे पहुंची हुई है और भी इस पर पड़ताल कर रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अंदर जो मोबाइल समेत बिस्तर, दीवारों पे ब्लड के निशान है। इस वजह से आशंका इस बात की प्रबल है कि कोई ना कोई अनहोनी यहाँ पे हुई है। फिलहाल अभी FSL अभी यहाँ पे जांच कर रही है और मौत के कारणों का खुलासा PM के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे क्योंकि जो दरवाजा खुला था और सारे कमरे में ब्लड है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये हत्या की आशंका यहाँ पे पुलिस भी जता रही है, लेकिन अभी इनके मौत के कारणों का खुलासा PM के बाद होगा। लेकिन ये एक राजधानी रायपुर के राजा तालाब कुंद्रापारा इलाके में एक घर में जो 50 वर्षीय रत्नेश रत्नाकर है, उनकी यहाँ पे सावरकर उनकी बॉडी यहाँ पे मिली है। और अभी हम यहाँ पे एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये वही कमरा है जहाँ पे उनकी लाश पड़ी है। मैं कैमरामैन दीपक से कहना चाहूंगा कि दूर से दिखाए, हालांकि काफी विभत्स माहौल है अंदर का, तो इसको हम ज्यादा दिखा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ पे रायपुर के राजा तालाब कुंद्रापारा इलाके में एक 50 वर्षीय जो अधेड़ है उनकी यहाँ पे लाश मिली है और पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं पे यहाँ पे जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम, FSL, डॉग स्क्वाड और सभी सिविल लाइन थाना पुलिस की जो टीम है मौके पे पहुंची हुई है। जी, सिर पर चोट के निशान है, हत्या की आशंका जताई जा रही है। तहसीन, आप नजर बना के रखिएगा, इस पर अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस के पूर्व विधायक UD मिंज की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल सोमवार को बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। UD मिंज के आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट को लेकर विरोध जताया। युवराज आदित्य सिंह जुदेव, यश प्रताप, शौर्य प्रताप सिंह जुदेव समेत सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता विरोध रैली निकाली, कुनकुरी थाने पहुंचे, जहां मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में थाना प्रभारी को आवेदन दिया। UD मिंज के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, तत्काल गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस दौरान कुनकुरी बस स्टैंड में पूर्व विधायक UD मिंज समेत पाकिस्तान का पुतला भी दहन किया गया। विधानसभा के वो विधायक जैसे दायित्व पर भी रहे हैं, तो ऐसे कांग्रेस के नेता के द्वारा ऐसा जो पोस्ट किया गया है भारत के खिलाफ में और पाकिस्तान के जीत के लिए, ये एक बहुत ही अपने आप में एक शर्मनाक बात है। और इनकी विचार UD मिंज पूर्व विधायक की विचार को बताता है कि किस विचार से बढ़े हुए हैं और देश विरोधी मानसिकता की कार्य पे ये सदैव लगे रहते हैं। देश विरोध कौन में कानून दर्ज होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता UD मिंज के खिलाफ यहाँ कुनकुरी थाने में FIR कराने आए हैं और थाने में मांग की है कि जल्द से जल्द उनका FIR और उनकी गिरफ्तारी हो। ये बहुत ही शर्म की बात है कि भारत में रहते हुए और भारत विरोधी जो बात बोल रहे हैं, बिल्कुल ये अशोभनीय है। अंबिकापुर में नगर निगम की नई सरकार बनने के बाद सोमवार को पहली सामान्य सभा का आयोजन हुआ। बैठक में शहर के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत हुई, पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा हुई। हालांकि इस दौरान पहले हिंदू महापौर और गंगा जल वाले महापौर के बयान पर विपक्ष काली पट्टी लगाकर सदन में पहुंचा था, लेकिन महापौर का इस पर फिर से बयान आने पर विपक्ष के सदस्यों ने काली पट्टी उतार कर सदन में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान महापौर मंजूषा भगत ने घाटे का बजट पेश किया, लेकिन खास बात यह है कि UPSC में चयनित वाले छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। साथ ही महापौर गुमटी योजना की भी शुरुआत अंबिकापुर में की जाएगी। महापौर मंजूषा भगत जी, उनके द्वारा ये बयान दिया गया था कि पूरे नगर निगम को पूरा नगर निगम अशुद्ध है, पूरा शहर अशुद्ध है। इस बात को लेकर ये विरोध हम लोगों का एक
सांकेतिक विरोध प्रदर्शन उस दिनांक से जो घोषणा की गई थी उसके आधार पर की गई थी। लोग काली पट्टी अपने बांध के बैठे थे, किसी के सभापति के माध्यम से सूचना मिला, लेकिन इनके मंशा समझ में नहीं आया। एक तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, यहाँ ये संवैधानिक बैठक थी, यहाँ एजेंडे की चर्चा होनी चाहिए थी। अब उनको कुछ नहीं मिलना है तो ये पेपर में सुर्खियों में बने रहना भी चाहते हैं। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के बसों के संचालन के पहले वाले रूट निर्धारण और यहां के इंतजामों का जायजा लिया। साथ ही ग्वालियर शहर की विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। सिलावट और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इंटक मैदान स्थित सब्जी मंडी, पुरानी सब्जी मंडी में दुकानों के निर्माण और सड़क चौड़ीकरण के कामों का जायजा भी लिया है। जहाँ जहाँ विकास के काम चल रहे हैं उनमें कौन कौन सी बाधा, कौन कौन सी समस्या आ रही है, हर संबंधित, भोपाल है तो भोपाल बात करेंगे, दिल्ली है तो दिल्ली बात करेंगे और समीक्षा करने के बाद समय अवधि में सब काम कराएंगे, निर्देश दिए। माननीय प्रभारी मंत्री जी के साथ, पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के साथ आज अभी ग्वालियर विधानसभा और शाम को दक्षिण विधानसभा का जो विकास कार्य चल रहे हैं, एलिवेटेड रोड, जो सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं, इन सब का आज निरीक्षण किया गया और समय पर कार्य हो, लोगों को उसका लाभ मिले, इसके लिए बोला गया। जबलपुर नगर निगम की बजट बैठक में एक बार फिर से हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो गई। विवाद की शुरुआत तब हुई जब लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के प्रतिनिधि अभय सिंह ने विकास कार्यों की चर्चा सदन में शुरू की। इस पर नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने अभय सिंह को बीच में रोकते हुए सवाल उठाया कि लोक निर्माण मंत्री ने नगर निगम के लिए किया ही क्या है। इस पर नगर निगम में हंगामा शुरू हो गया। काफी देर तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस होती रही। अपनी वाहवाही बटोरने की, झूठी वाहवाही बटोरने के लिए प्रदेश सरकार की हमेशा बात लेकर आते हैं कि हम बहुत बजट की कोई कमी नहीं है और बजट जबलपुर विकास के लिए करोड़ों रुपए माननीय राकेश सिंह जी द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने 2.5 से 3 हज़ार करोड़ के स्वीकृत कार्य भी गिनवाए जो निश्चित तौर से हवा में, हमको तो ऐसा प्रतीत होता है। पिछले वर्षों में हजारों करोड़ रुपए के काम नगर निगम ने जबलपुर शहर में किए हैं। आने वाले वर्षों में भी हजारों करोड़ रुपए के काम होने हैं। हजारों करोड़ रुपए के भुगतान हुए हैं पिछले 2-2.5 वर्षों में। आने वाले वर्षों में भी हजारों करोड़ के भुगतान होंगे। चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, वो भी जबलपुर शहर में हजारों करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। खबर अशोकनगर से है, जहां खाद्य वितरण केंद्रों से अफरा तफरी की तस्वीरें सामने आई। सुबह 4 बजे से वितरण केंद्र में किसानों ने लंबी लाइन लगाई थी। किसानों की संख्या अधिक होने के कारण केंद्र पर धक्का मुक्की और हंगामा शुरू हो गया। हालात बेकाबू होता देख एसडीएम, तहसीलदार समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। किसानों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। बता दें कि फसल की बुआई में करीब 2 महीने बचे हैं, लेकिन हर साल खाद की किल्लत होती है, इसलिए किसान इस बार पहले से ही खाद स्टॉक कराना चाहते हैं। मामले में प्रशासन का कहना है कि इस बार पर्याप्त मात्रा में खाद है, इसीलिए किसानों को खाद की किल्लत नहीं होगी। पहले इनने बोली कि आप किताबों पे सील लगवाइए, तो यहाँ पे भगदड़ हुआ। इसके बाद हमने इनसे बोली आप तो हमें टोकन दे दीजिए, नहीं कि टोकन नहीं देंगे। फिर जहाँ पे व्यवस्था प्रशासन ने फैल की है, व्यवस्था फैल होने के बाद फिर टोकन दी है। थोड़ा किसानों की संख्या ज़्यादा होगी। अपनी अनुमानित किसान हम लोग सोच रहे थे कि पहले जैसे लास्ट टाइम लगभग 10,020 के आसपास किसान आए थे, तो हम डबल मान के चल रहे थे, लेकिन आज किसान संख्या उससे भी ज़्यादा हुई, लगभग 3,000 के आसपास है। और उसके लिए फिर व्यवस्था हमने जमाई कि जो टोकन व्यवस्था हमने सबको वितरित कर दिया गया है। किसान ये सोचते हैं कि शायद अगली बार ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं। पिछली बार भी 1,000 लोगों को बांटा था हमने। निरंतर आ रहा है। किसानों से अपील है, घबराएं नहीं। अभी इतनी जल्दी बोनी भी नहीं है कि वो सोचें कि डीएपी नहीं उपलब्ध हुआ। पर्याप्त मात्रा में आ रहा है, धीरे धीरे उपलब्ध कराएंगे। जो खाद वो चाहते थे कई दिन बाद आया है, इसलिए लोगों में थोड़ा सा इसको लेने के लिए लंबी लंबी कतारें आई हैं। यहाँ एसडीएम साहब और तहसीलदार और जो प्रशासन है उसने व्यवस्था बनाई है, सबको टोकन बांटे हैं। खबर कोरबा से है, जहां बिसाहू दास महंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्यूटी को लेकर भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। आलम यह है कि नर्स बगैर हैंडओवर दिए घर चले जाते हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला वार्ड में एमडी मेडिसिन डॉक्टर विशाल राजपूत पहुंचे। उन्होंने पाया कि वार्ड में कोई नर्स ही मौजूद नहीं है।
जिस नर्स की ड्यूटी लगी थी वो बगैर हैंडओवर दिए जा चुकी है, जबकि दूसरी शिफ्ट में आने वाली नर्स आधे घंटे लेट पहुंची थी। डॉक्टर ने मामले की जानकारी जीएमसी अस्पताल के ऑफिशियल ग्रुप में डाल दी। इसके बाद डीन ने एमएस को निर्देश दिया कि मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। इस जवाब के संबंध में नर्स ने दो टूक जवाब देते हुए कहा और गलती ना दोहराने की दलील दी। इनसे उनकी अटेंडेंस को शामिल किया जाए करके, तो इसमें 100 मीटर के दायरे से अगर प्रीमाइसेस में है 100 मीटर के अंदर हॉस्पिटल के, तो वो अपने मोबाइल के द्वारा फेस रीडिंग करके अटेंडेंस दाखिला कर सकते हैं। बलरामपुर के कुड़न पानी गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। इस गांव में न तो पीने के लिए साफ पानी है और ना ही चलने के लिए सड़क है और ना ही स्कूल है। इसे लेकर वो बहुत परेशान है। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को कई बार आवेदन भी सौंपा गया, लेकिन उनकी मांगें नहीं मांगी गई। जिला मुख्यालय बलरामपुर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव में यादव और नगीसिया समुदाय के लोग रहते हैं, जो बिना किसी सुविधा के अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ ग्रामीण अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन स्कूल नहीं होने के कारण वो उन्हें शिक्षा नहीं दे पाते। नेता केवल चुनाव के वक्त यहाँ आते हैं, वादा कर चले जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। पीएचई विभाग का कहना है कि नल जल योजना के तहत ग्रामीणों तक पानी पहुंचाया जाएगा। बरसात के दिन में खोद खाद के पीते हैं, मतलब बगल नदी कर बगल में पीते हैं। आंगनबाड़ी के समय से बाल बच्चा भारी छोटा लिखा है, लेकिन वो पास नहीं हो रहा है। यहाँ आवेदन कई प्रति दे रहे हैं। रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है। स्कूल है पर वो भी टूटा फटा है। अभी चुनाव में बोल के गए थे जे जीतूंगा तो नल दूंगा, कहाँ अभी तक नहीं हो पा रहा है। कुर्रा पानी बसाहट है, वहाँ पे पानी की पहुँच अभी नहीं हो पाई है। उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले अभी अपने एसडी सहायक अभियंता से संपर्क करने के बाद हमें यह पता चला कि वहाँ पे एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। जल्दी वहाँ पे नलकूप की व्यवस्था की जाएगी और जल जीवन मिशन के माध्यम से भी पाइपलाइन बिछाकर समस्त घरों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। रायगढ़ जिले में पीएम आवास का टारगेट पूरा करने में जिला प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। योजना के लिए जिले को 65,321 आवासों के निर्माण का टारगेट था। इसकी तुलना में अब तक 45,000 आवासों का निर्माण हो पाया है। इधर आवास प्लस सर्वे में अब तक 1 लाख और नए हितग्राही पंजीयन करवा चुके हैं। दरअसल नई सरकार ने सत्ता में आते ही पीएम आवासों का निर्माण प्राथमिकता से करने का दावा किया था, लेकिन 1 साल बाद भी टारगेट अधूरा है। बाकी के 20,000 आवास अधर में लटके हैं। समय 45,000 मकान बनाने का लक्ष्य था, जिसमें 15,000 किस्त नहीं मिलने के कारण आज भी अधूरे पड़े हुए हैं। 33% लोगों को इसमें लाभ नहीं मिला है। अब फिर नया लक्ष्य ले आए हैं 85,000 का। तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल प्रचार कर रही है और वो लक्ष्य को पाने में असफल है। हमारे जिले में 60,000 आवास का हमें टारगेट मिला है। उसके अगेंस्ट में लगभग 85% आवास जो हमने स्वीकृत कर दिए हैं, और जो बचे हुए हैं वो उनमें से ज़्यादातर पलायन की वजह से या जो हितग्राहियों की मृत्यु हो चुकी है, जिनके हित उत्तराधिकारी नहीं है, उनकी वजह से, इस वजह से बचे हुए हैं। बालाघाट से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित दुगलई गांव में आज भी बिजली नहीं है। यहाँ बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर और घरों तक कनेक्शन तो दिखते हैं, लेकिन बिजली का नॉमिनेशन नहीं। गांव वालों के मुताबिक कुछ साल पहले एक बार कुछ देर के लिए बिजली ज़रूर आई थी, पर उसके बाद से आज तक अंधेरा कायम है। पोल तो लग गए हैं, लेकिन कई जगहों से तार टूटकर ज़मीन पर गिरे हैं। बिजली न होने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। गांव में कुल 37 घर हैं। पीएम आवास योजना के तहत बने 10 घर जल्द ही जर्जर हो गए। ग्रामीण डर के साए में इन मकानों में रहने को मजबूर हैं। जंगल से मिलने वाली वनोपज पर ही ये लोग पूरी तरह से निर्भर हैं। है ये गाँव में, इसलिए हमको बिजली का ज़रूरी होना। लड़के बच्चे रात को पढ़ नहीं सकते, दिन को पढ़ते हैं, जाके चुपचाप में सो जाते हैं। बिजली तो 10-15 साल से ज़्यादा हो गया। पोल बिल गड़िया दिए हैं, जब जैसे कि वैसे केबल लम्हा दिए हैं, वहाँ से जो लाइव बिजली दिया नहीं है। अगर इनको कोई योजना में शामिल किया जाता है तो मैं मान के चलता हूं कि सबसे पहले रोजगार की इनकी व्यवस्था करें, या तो इनका
पर घर का आदिवासी भाइयों का एक मुआवजा इनको जीने के लिए, जीवन यापन के लिए एक राशि नियुक्त करे। 4 व्हीलर की बात तो दूर है, बाइक में आना भी दुभर था इस गांव पे। बिजली भी आई, बिजली में जो सबसे बड़ी समस्या ये है केबल है। कुछ गांव टोले पारे थे जहां बिजली नहीं लग पाई थी, वहां केबल के माध्यम से बिजली गई थी। तो इसको हम केबल हटा के धीरे धीरे उनको खुले तार के रूप में करने का प्रयास है। हमारे कुछ गांव से हमने प्रारंभ किया है, आगे यहां भी करेंगे। अंबिकापुर में HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने में परिवहन विभाग फिसड्डी साबित हो रहा है। आलम यह है कि सरगुजा जिले में 1000 वाहनों में नंबर प्लेट भी नहीं लग सके, जबकि जिले में 2019 से पहले 3,50,000 ज्यादा वाहन पंजीकृत हैं। ये नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 30 अप्रैल के बाद वाहन मालिकों को चालान भी चुकाना पड़ सकता है। रायपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों को गर्मी से बचाने के लिए मिस्टिंग शावर लगाए गए हैं। मिस्टिंग शावर से ठंडे पानी की फुहार निकलती है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलती है। चीफ स्टेशन मैनेजर RP मंडल ने बताया कि यात्रियों को गर्मी से बचाने के लिए यह सिस्टम लगाया जाता है। पिछले कई सालों से रायपुर के स्टेशन में मिस्टिंग शावर का उपयोग किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म 1 से 6 तक इसे गाड़ी आने के 15 मिनट पहले और 15 मिनट तक चलाया जाता है, जिससे गर्मी से काफ़ी बचाव हो जाता है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म से लेकर 6 नंबर प्लेटफॉर्म तक मिस्टिंग वाटर का हमने मतलब सिस्टम लगाया हुआ है, जो कि गर्मी काफ़ी है तो लोगों को राहत होता है, सुविधा मिलता है। मतलब पैसेंजर एमिनिटीज़ के अंदर है। ये एक्स्ट्रा एफर्ट किया गया है रायपुर में। ट्रेन आने के हम लोग करीब 15 मिनट पहले से मतलब चालू करने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में बीते 2 दिनों से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। आज भी कई इलाकों में बारिश हुई, कई जगहों पर ओले गिरे। 5 तस्वीरें आप देखें। रायपुर में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। इस दौरान आमानाका ओवरब्रिज पर बिजली का पोल गिर गया। कोरबा में भी तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया। इस बरसात से तपती गर्मी से थोड़ी राहत तो ज़रूर मिली। महासमुंद में भी तेज़ हवा के साथ बारिश हुई। यहाँ कई जगहों पर ओले गिरे हैं। कवर्धा में भी अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। लोहारा और पंडरिया ब्लॉक समेत कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई, कहीं ओले गिरे हैं। राजिम में भी तेज़ हवा में जमकर बारिश हुई। तापमान में भी गिरावट आई है। उज्जैन में एक अनूठा प्रयोग हो रहा है। महाकाल मंदिर के अन्य क्षेत्र में सौमिक सुवृष्टि अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान पहली बार वैज्ञानिक भी अपनी तकनीकी टीम के साथ शोध कार्य कर रहे हैं, जिससे पता लगाया जा सके कि यज्ञ से वातावरण में क्या प्रभाव पड़ता है और क्या यह बारिश में सहायक हो सकता है। यह आयोजन महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के सहयोग से हो रहा है। यह अनुष्ठान 24 अप्रैल से शुरू हुआ है, जो 29 अप्रैल तक चलेगा। ह्यूमिडिटी कितनी है, आर्द्रता कितनी? हमारा जो ऋतु चक्र है, जो वर्षा है और जो प्रकृति का एक पॉजिटिवनेस है कि ये हमारे सोमयाग से किस तरीके से आती है, हमारे रामेश्वरम से लेके ज्योतिर्लिंग तक हो रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि इसके आध्यात्मिक पक्ष के साथ, धार्मिक पक्ष के साथ में हम इसे वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादित कर सके। कोरबा शहर को 2 हिस्सों में बांटने वाली हसदेव बाई तट नहर की हालत जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। नहर की हालत देखकर किनारे बसी बस्ती के लोग भयभीत हैं। लोगों का कहना है कि अगर नहर की मजबूती से मरम्मत नहीं की गई तो एक बार फिर से नहर टूट जाएगी, लोगों के जीवन को खतरे में डाल देगी। मैं तो कथों अगर नहर फुटथे ना तो इरिगेशन के अधिकारी मन हो जाए सावधान, काहे कि वहां जनता फिर वो ठीक कर दी देगी। हमन के निवेदन है पत्र के माध्यम से, लिखित माध्यम से, नियम के माध्यम से, और अक्का बार कहे के बाद भी अगर वो मन सोए है ना तो फिर जनता जगाए जानते हैं और जनता फिर कोरबा ले अधिकारी भगाए भी जानते हैं। पहलगाम आतंकी हमले का एक और वीडियो सामने आ चुका है। इस वीडियो में एक पर्यटक जीप के जरिए हवा में लटका हुआ दिख रहा है, नीचे गोलियां चल रही हैं। ये वीडियो अहमदाबाद के रहने वाले ऋषि भट्ट का है। उन्होंने आतंकी हमले की आंखों देखी कहानी बयां की।
मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। फिर वहाँ देखा हमने एक स्पॉट पे लोग छुप रहे हैं और वहाँ पे खड्डे जैसा है, जल्दी दिखते नहीं है, तो वहाँ पे 2-3 लोग ऑलरेडी छुपे हुए थे, तो हम भी वहाँ जाके छुप गए। टोटल करीबन हमारे सामने 15-16 टूरिस्ट को गोलियां लग गई थी उस टाइम पे। 2 लोग जो ग्राउंड में थे उन लोगों को देखा है, एक जो था वो पठानी कपड़े में था, जो मेरी वाइफ ने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि उसने पठानी कपड़े पहने थे, और दूसरा जो ग्राउंड में था रिलीजन पूछ के मार रहा था, वो आर्मी जैसे ड्रेस के अंदर ग्रीन कलर के आर्मी ड्रेस में था वो। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर अयोध्या के एक मुस्लिम ने खुद को सनातनी मुस्लिम बताते हुए इस्लाम धर्म छोड़ने की चेतावनी दी डाली। दरअसल राम मंदिर समर्थक बबलू खान सोमवार को तपस्वी छावनी पहुंचकर पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शंख भेंट की। मुलाकात के बाद बबलू खान ने कहा कि अगर इस्लाम ये कहता है कि हिंदुओं की हत्या की जाए तो हम परिवार समेत इस्लाम छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम सब एकजुट होकर के पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से गायब कर देंगे। हम सनातनी, हम पहले भी सनातनी थे, आज भी सनातनी मुसलमान हूँ। अगर इस्लाम आतंकवाद है तो हम लोग इस्लाम को ठोकर मारते हुए हम इस्लाम धर्म छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। समाज की अगुआ बबलू खान ने आज 2 टूक कह दिया कि मानवता को बचाने के लिए हम सभी एक साथ हैं और आतंकवाद को दुनिया से समाप्त किया जाएगा। अगर पाकिस्तान अपने यहाँ से आतंकवाद समाप्त नहीं करता है तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान मिटेगा और वहां तिरंगा लहराया जाएगा। खबर बिलासपुर से है, जहां हाईकोर्ट ने रेलवे स्टेशन में कैंसर पीड़ित महिला को एम्बुलेंस न मिलने के मामले में 3 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसमें 1 लाख रुपए रेलवे और 2 लाख रुपए राज्य शासन को देना है। बता दें कि स्थानीय रेलवे स्टेशन में बीमारों को एम्बुलेंस सुविधा न मिलने पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। स्वास्थ्य विभाग और रेलवे की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने राज्य शासन और रेलवे से शपथ पत्र मांगा था। कोर्ट के सामने रेलवे और राज्य सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया था, जिसे पर्याप्त न मानते हुए मृतका के परिजनों को रेलवे और शासन की ओर से कुल 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मंत्रालय में आयोजित बैठक में कई बड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव, विभागीय अधिकारी सब इसमें शामिल थे। सीएम साय ने अधिकारियों को शहरों में आने वाले 10 वर्षों की जरूरत के हिसाब से पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया और निर्देश भी दिए। शहरों के आउटर में विकसित हो रहे नए रिहायशी इलाकों में प्राथमिकता से उद्यान बनाने को कहा, ताकि बच्चों को खेलने कूदने और बड़े बुजुर्गों को वॉकिंग जॉगिंग में कोई परेशानी ना आए। रीवा में फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों की जमीन बेचने के मामले में ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया। ईओडब्ल्यू ने अयोध्या निवासी दिग्विजय सिंह, रीवा के राजेंद्र सिंह, अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पूरा मामला समान थाना क्षेत्र के रथहरा का है। जमीन के मालिक की मृत्यु के बाद आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन अपने नाम पर कर ली, लोगों को बेचने लगा। पूरा खुलासा तब हुआ जब जमीन के असली मालिक के बेटों की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने जांच की। एक व्यक्ति के द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए जिस व्यक्ति की मृत्यु 2014 में हो गई, उसके नाम पर नाम अपना रख करके 2019 में से लेकर के 25 तक लगभग जो है लगातार 5 एकड़ जमीन इसमें से बेची जा चुकी है, और वो जो बेची गई जमीन है उसकी कीमत करीब 50 करोड़ है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति ने 71 लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया। सोमवार को हुए समारोह में एमपी के भेरू सिंह चौहान को निर्गुण गायन के लिए पद्म पुरस्कार मिला है। डॉक्टर दोवूर। दमोह जिले के टोरी गांव स्थित कस्तूरबा गांधी छात्रावास में राज्य बाल आयोग की 2 सदस्यीय टीम ने जायजा लिया। कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। छात्रावास में देश और धर्म विरोधी गतिविधियों के संकेत मिले, जिसने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए।
छात्राओं ने बताया कि उन्हें हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ से रोका जाता है। किसी और प्रकार की धार्मिक प्रार्थना की अनुमति नहीं दी जाती। छात्रावास परिसर में एक अवैध किराना दुकान का संचालन भी कराया जा रहा था। इसमें बड़ी संख्या में एक्सपायरी डेट का सामान भी मिला। निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय ध्वज और भारत माला की तस्वीर आपत्तिजनक हालत में मिली। इसे देखकर आयोग की टीम ने गहरी नाराजगी जताई है। कि सरकार उनको मुहैया कराती है, वो बार्डन के द्वारा उनको नहीं दिया जा रहा है। हमने जब बच्चियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बार्डन ने हमको ये सामान नहीं दिया, इसलिए हम लोग यहाँ से खरीदते हैं। और जो खाने का सामान है वो एक तो एक्सपायरी डेट का था। प्रासी ने भी ये माना कि ये जो सामान है मुझे लाके मैडम ने खरीद के दिया है और इससे जो आय होती है वो मैं मैडम को सौंप देता हूँ कि इस विद्यालय को सुधारा जाए, बार्डन पे कार्रवाई की जाए। केंद्र सरकार वक्फ कानून को संसद में पारित कराने के बाद अब वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी में है। बीजेपी शासित राज्य खासकर छत्तीसगढ़ में खास प्रयास किए जा रहे हैं। सभी नगरीय निकायों में प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है ताकि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर राय दर्ज हो। रायपुर नगर निगम में मंगलवार को विशेष सामान्य सभा में वन नेशन वन इलेक्शन को पारित किया गया। इस प्रस्ताव को किरण सिंह देव प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि पूरा देश चाहता है कि एक साथ चुनाव हो। इसके कई फायदे हैं। वर्ष भर और प्रत्येक वर्ष में आपको अलग अलग प्रांतों के चुनाव अलग अलग, अब छत्तीसगढ़ में ही ले लीजिए आप, 1.25 साल 1.5 साल चुनाव में निकल जाता है, फिर आने वाले आखिरी के 1 साल चुनाव की तैयारी में निकल जाता है। इतना अमला, सरकारी अमला से लेकर पैसों की जो वो होती है, एक साथ चुनाव के पूरे देश को फायदे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ की हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।